हाय एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू श्री जे IAS। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह तोमर। आज के इस करंट अफेयर्स के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग, जो कि टॉपिक है बीवीजी रामजी स्कीम। मनरेगा की जगह अभी ये जो स्कीम है विकसित भारत रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक इसीलिए थोड़ा सा लेंदी हो जाता है क्योंकि टॉपिक को हम बहुत ही इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पढ़ते हैं। एक भी डायमेंशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपकी कवरेज से बाहर हो, यानी सारे के सारे डायमेंशन हम कवर करते हैं। इसीलिए ये टॉपिक जो है थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अभी आप टेबल ऑफ कंटेंट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये टॉपिक हमारे क्यों इतने थोड़े से लेंदी हो जाते हैं। देखिए, हम टॉपिक ऑफ जो टेबल ऑफ कंटेंट है, आप इसमें देखेंगे कि इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। और यही एक हॉलिस्टिक वे है कि आप टॉपिक को किस तरीके से कवर करते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, वाई न्यूज़ में क्यों है, और फिर हम बात करेंगे कि बीवीजी रामजी स्कीम के जो की फीचर्स है उसके रिगार्डिंग, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, की फीचर्स क्या हैं, और साथ में ही हम यहाँ पर कंपैरिजन करने वाले हैं मनरेगा के साथ में। आखिर सरकार मनरेगा को हटा के बीवीजी रामजी स्कीम क्यों इंट्रोड्यूस किया है, सरकार ने इसका नाम क्यों चेंज किया। साथ में हम यहाँ पर देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन इंडिया, कैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स जो है इंडिया में इवॉल्व करते हैं, कैसे इनका एवोल्यूशन होता है। यहाँ पर साथ में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिसी बेसिस। ये जो स्कीम्स, जब भी सरकार कोई भी स्कीम फ्रेम करती है, कोई भी स्कीम लेकर आती है, उसके पीछे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस होता है, ठीक है ना। साथ में हम बात करेंगे यहाँ पर सिग्निफिकेंस ऑफ द स्कीम, इसकी क्या सिग्निफिकेंसेस हैं, है ना, चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड के साथ में हम कंक्लूजन। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे इस स्क्रीन में, तो यहाँ पर बीवीजी राम जी स्कीम वर्सेस विमेन एम्पावरमेंट, सॉरी। ये जो स्कीम है महिला सशक्तिकरण के लिए कैसे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, साथ में उसको लेकर क्या कंसर्न्स हैं, राइट। बीबीजी राम जी स्कीम वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन के लिए ये कैसे एक इफेक्टिव टूल साबित हो सकती है ये स्कीम, है ना। साथ में हम बात करेंगे यहाँ बीबीजी राम जी स्कीम एंड इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। जो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है उसमें बीबीजी राम जी स्कीम कैसे अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। साथ में हम देखेंगे इंडिया के जो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कमिटमेंट्स हैं उनमें ये स्कीम कैसे सहायक सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करती है, जैसे कि द बॉन चैलेंज है, UNFCCC, पेरिस एग्रीमेंट, CBD, UNCCD, ये जितने भी इंटरनेशनल जो कमिटमेंट्स हैं, है ना, इन्वायरमेंटल जो ट्रीटीज़ हैं या कहें हम इन्वायरमेंटल जो कन्वेंशंस हैं जहाँ पर इंडिया के कमिटमेंट्स हैं, तो ये स्कीम कैसे उनको उनके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और भारत का जो कमिटमेंट है उनके पूर्ति में कैसे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर मेंस एंड प्रीलिम्स के क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, राइट। मेंस और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं। होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई हो कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, एंड आई एम डैम श्योर कि ये जो डायमेंशन है ये कोई भी कवर नहीं करता है, और इसीलिए स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स होती है कि हम स्कैटर्ड वे में हम पढ़ते हैं चीज़ों को। जब भी हम टॉपिक को पढ़ें तो हॉलिस्टिक वे में हमको टॉपिक को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अभी भारत सरकार ने क्या किया है, ये एक्ट चूँकि 2025 में ये सरकार एक्ट लेकर आती है, विकसित भारत ग्रामीण फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, है ना, एक्ट 2025 में लेकर आती है। और ये अभी जुलाई में 1 जुलाई को इसके जो रूल्स हैं वो इस इफेक्ट में आते हैं। इसने जो टू डिकेड ओल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो 2005 में 2005 में मनरेगा आई थी, कांग्रेस सरकार लेकर आई थी, तब इसको रिप्लेस करके अभी बीबीजी रामजी स्कीम सरकार लेकर आती है। इसके साथ में सरकार ने जो बेस रेट्स हैं वो भी नोटिफाई किए हैं यहाँ पर, तो आपको ये भी देखना है। ये बीबीजी रामजी स्कीम के अंतर्गत जो बेस रेट्स जो रहते हैं, आपको यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए एक बात याद रखना है कि सेंटर ही बेस रेट्स जो रहती हैं, है ना, उनको नोटिफाई कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट वेजेस रेट्स को नोटिफाई नहीं करती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ये स्कीम है क्या।
ये विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट 2025 यानी बीवीजी रामजी स्कीम इंडिया की एक न्यू स्टैट्यूटरी रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। याद रखना है कैसा प्रोग्राम है ये, कैसी स्कीम है, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ना कि ये सिटी या शहरी एम्प्लॉयमेंट रोजगार प्रोग्राम, ऐसा कुछ नहीं है। इसको ध्यान कर, रिप्लेस द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2025। ठीक है ना। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्कीम के एम क्या है, टू प्रोवाइड गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट। इस स्कीम के अंतर्गत गारंटीड स्टैट्यूटरी गारंटी दी गई है कि बेज एम्प्लॉयमेंट जो मिलेगा वो गारंटीड है 125 डेज का, है ना। तो सबसे पहले है प्रोवाइड गारंटीड बेज एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, स्ट्रेंथन रूरल लाइवलीहुड, जो रूरल लाइवलीहुड है, आजीविका है, उसको ये मजबूत करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को, आधारभूत जो संरचना है उसको इम्प्रूव करेगा, है ना। ग्रामीण आधारभूत संरचना है उसको इम्प्रूव करेगा, इम्प्रूव रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस डिस्ट्रेस माइग्रेशन। जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन होता है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ, उसको ये रिड्यूस करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ माइग्रेट करते हैं, जिसको बोलते हैं फोर्सफुल माइग्रेशन या डिस्ट्रेस माइग्रेशन, ये इसको रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट है इसमें प्रमोट प्रोडक्टिव एसेट क्रिएशन। जो एसेट क्रिएशन है, प्रोडक्टिव एसेट क्रिएशन, इसको ये प्रमोट करता है। साथ में ही बात करते हैं यहाँ पे बैलेंस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद एग्रीकल्चर लेबर रिक्वायरमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एग्रीकल्चर लेबर रिक्वायरमेंट है, इन दोनों के बीच में बैलेंस ये क्रिएट करेगा यहाँ पर। और साथ में रेशनलाइज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एंड अलाइन रूरल एम्प्लॉयमेंट विद द इंडियाज विजन ऑफ विकसित भारत 2024। जो भारत का विजन है, इंडिया का जो विजन है विकसित भारत 2047 का, इसमें ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है ना। और साथ में यहाँ पर जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसको रैशनलाइज करने की इसके माध्यम से कोशिश की जाएगी। अब रैशनल फॉर न्यू स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क, इस स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसा कि हम जानते हैं कि मनरेगा 2005 में ये मनरेगा एक्ट आया था जब कांग्रेस की सरकार थी, तब से लेकर अभी तक लगभग 20-21 साल हो गए, लगभग 2 डिकेड्स हो गए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो पॉवर्टी डिक्लाइन देखने को मिला, 27% तब उस समय पॉवर्टी थी। अभी ये गिर के 2011 या 12 का जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग अब ये 5.3% के समथिंग रहे। तो यानी अब अगर हम देखें तो ग्रामीण जो रूरल क्षेत्र है वहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, ब्रॉडर चेंजेस देखे गए हैं, है ना। ब्रॉडर सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस देखे हैं। तो समय की मांग होती है कि कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन, चेंजेस लाए जाए, है ना। इसमें बहुत सारी जो समय की रिक्वायरमेंट रहती हैं, सोशो इकोनॉमिक चेंजेस जैसे होते हैं, उस हिसाब से स्कीम्स में भी बदलाव लाए जाते हैं। इसीलिए ये स्कीम को यहाँ पर सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके की फीचर्स ऑफ बीबीजी रामजी स्कीम। इसके क्या की फीचर्स हैं वो हम लोग देखें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस साल सरकार ने 26-27 का जो बजट था, इसमें 95,692 करोड़ यानी लगभग 1 लाख करोड़ के समथिंग जो बजट एलोकेशन है इस स्कीम के लिए किया गया है। ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है, विकसित भारत रोजगार ग्रामीण आजीविका मिशन जो है, ये इसके लिए जो बजट एलोकेशन है इस साल के 2026-27 के लिए, वो 95,000 करोड़ से ज़्यादा है यहाँ पर, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट की, इंक्रीज्ड गारंटीड बेस एम्प्लॉयमेंट डेज। इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया है, जो वर्किंग डेज है वो 100 से बढ़ाकर 125 कर दे। तो जो गारंटीड बेस एम्प्लॉयमेंट डेज जो रहते हैं, जैसे मनरेगा के तहत आप लोग देखेंगे यहाँ पे 100 डेज का ये गारंटीड बेस एम्प्लॉयमेंट मिलता ही मिलता था। ये स्टैट्यूटरी राइट था बेसिकली। ऐसा प्रोविजन था कि साल में अगर कोई मनरेगा के तहत, मनरेगा कार्ड है जिसके साथ, और वो एम्प्लॉयमेंट मांगता है, तो उसको 100 डेज का उसको क्या मिलेगा, बेस एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा। इसको बढ़ाकर सरकार ने यहाँ पर 125 डेज कर दिया गया है। यानी पहले 100 थे, अब ये 125 कर दिया गया, देखे ना। तो 125% ये बढ़ा दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना, द स्टैट्यूटरी गारंटीड फॉर अनस्किल्ड मैनुअल बेस एम्प्लॉयमेंट। ये अनस्किल्ड मैनुअल बेस एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखियो, एक तो ये गारंटीड स्टैट्यूटरी गारंटी दी गई है। स्टैट्यूटरी गारंटी का मतलब है कि सरकार बाउंड है
कि उसको ये 125 डेज का उसको रोजगार देना ही पड़ेगा। ये स्टैट्यूटरी गारंटी दी गई है। अगर कोई व्यक्ति काम मांगता है उसको अगर काम नहीं मिलता है तो सरकार को कंपनसेशन देना पड़ता है उसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर दूसरा ये है अनस्किल्ड मैनुअल वेजेस क्या होते हैं। अनस्किल्ड मतलब जिसमें स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसमें एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे बहुत सारे जॉब जो है स्किल बेस्ड होते हैं, एजुकेशन बेस्ड होते हैं। आपने आईआईटी किया है, इंजीनियरिंग किया है, तो यहाँ पे आपकी क्या है, एजुकेशन कैसी है, आपकी स्किल कैसी है, उसके बेसिस पे। यहाँ पर अनस्किल्ड मैनुअल बेसिस एम्प्लॉयमेंट है। ये मैनुअल बेस का मतलब है जैसे जो लेबरिंग का ज़्यादातर जो काम रहता है, ठीक है ना, वो सारे के सारे वेजेस इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे कि डिगिंग करना, गड्ढे खोदना है, नाली बनाना, सड़कें क्रिएट करना, पॉन्ड बनाना, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है। ये जो मैनुअल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट रहता है अनस्किल्ड, ये इसके अंतर्गत गारंटी दी गई है, ठीक है ना। The maximum number of working days guaranteed for rural household increased from 100 to 125 days per फाइनेंशियल ईयर। सो आपको समझ में आया कि ये अभी सबसे पहला है कि इनको बढ़ाया गया, वर्किंग डेज को बढ़ाया गया। दूसरा है पॉज इन एम्प्लॉयमेंट गारंटी ड्यूरिंग एग्रीकल्चर सीजन। एग्रीकल्चर सीजन के दौरान क्या होता था कि जो मनरेगा के तहत काम करने वाले लोग थे वो मनरेगा में काम कर रहे होते, और एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम होती थी किस चीज़ की, यहाँ पर शॉर्टेज हो जाती थी बेसिकली लेबर की, है ना। तो यहाँ पर क्या किया सरकार ने, इस स्कीम के अंतर्गत 60 डेज का पॉज लगा दिया गया। यहाँ पर 60 डेज का पॉज कब लगाया है, ड्यूरिंग द पीक एग्रीकल्चर सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन। जो पीक एग्रीकल्चर सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन होता है, यानी जब फसलें बोई हो जाती हैं और उनकी कटाई होती है, वो लगभग 30 दिन का इधर और 30 दिन का उधर, यानी फसल बोने के समय और फसल काटने के समय, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन जो होता है, उस समय मनरेगा का आपको काम कहीं नहीं मिलेगा। ये पॉज लगा दिया है सरकार ने। इसके पीछे कारण है कि एग्रीकल्चर में जो लेबर की सप्लाई है वो कांस्टेंट ना हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो जो लोग एग्रीकल्चर में काम करना चाहते हैं उनको वहाँ पर भी काम मिल सके। होप सो कि ये चीज़ समझ में आई होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें पीक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन पे क्या होता है, लेबर फ्लो टू प्राइवेट फील्ड्स, है ना, और क्रिटिकल प्राइवेट सेक्टर डिमांड यहाँ पर ये बढ़ जाती है, इसलिए 60 डेज का यहाँ पे पॉज लगा दिया गया है। होप सो कि ये चीज़ समझ में आई होगी यहाँ पर। नेक्स्ट है स्टेट टू शेयर फंडिंग बर्डन। अब मनरेगा के तहत क्या होता था का सारा जो बिल था वो केंद्र सरकार बियर करती थी, यानी केंद्र सरकार पे करती थी। स्टेट गवर्नमेंट अपना बजट बना के भेजती थी, है ना। अभी हम बात करेंगे कैसे। यहाँ पर क्या किया है सरकार ने, ये शिफ्ट कर दिया है। अब ये फंडिंग जो है इसमें इस स्कीम के अंतर्गत 40% स्टेट गवर्नमेंट को भी शेयर करने पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे डिपार्टिंग फ्रॉम मनरेगा, द बीबीजी रामजी एक्ट प्रपोज हायर शेयर ऑफ स्टेट इन द फंडिंग ऑफ द रूरल जॉब प्रोग्राम। जैसे अनलाइक मनरेगा वेयर द सेंटर पेड 100% ऑफ द बेज बिल्स, बीबीजी रामजी शिफ्ट 40% ऑफ द फंडिंग बर्डन टू स्टेट। इसमें अब क्या हो, 40% जो है जो बर्डन है ना, वो स्टेट को बेयर करना पड़ेगा। जैसे सपोज दैट कि 100 रुपये अगर बेस रेट है ना, तो वहाँ पे 60 रुपये केंद्र सरकार पे करेगी और 40 रुपये एक स्टेट जो भी होगी, एमपी है, यूपी है, उनको पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो हिमालयन स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं विद लेजिस्लेचर, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट बियर 90% और फंडिंग बर्डन, और 10% जो होगा वो स्टेट को पे करना पड़ेगा। और यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर सेंटर बियर द कंप्लीट फंडिंग बर्डन। तो ऐसे इसको समझते हैं यहाँ पर। देखिए स्टैंडर्ड स्टेट्स, जनरल जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं हमारे देश की, वहाँ पर क्या होगा, शेयरिंग क्या हो गई है, 60-40 शेयरिंग हो गई। सेंटर फंड्स कितना 60% है और 40% ये जो है वो स्टेट को बियर करना पड़ेगा, वर्डन ये शिफ्ट हो गया है, ठीक है ना। मनरेगा में ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ही पे करती थी, ठीक है ना। यहाँ पे स्पेशल ज्योग्राफिक्स, जैसे कि जो सेंटर कवर्स 90% फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, हिमालयन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर, यहाँ पे 90% केंद्र सरकार, 10% स्टेट को देना पड़ेगा। जैसे जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है सारी के सारी, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये और उत्तराखंड है ना, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर 90 और 10% का शेयर है। और जहाँ पर यूटीज हैं विदाउट लेजिस्लेचर, वहाँ पे 100% शेयर, वो शेयर जो है फंडिंग वो केंद्र की सरकार से, केंद्र सरकार के। यहाँ पे देखिए टॉप डाउन रिसोर्स एलोकेशन अप्रोच है। देखिए
टॉप डाउन रिसोर्स एलोकेशन अप्रोच का मतलब ये है, पहले क्या करते थे कि स्टेट गवर्नमेंट लेबर बजट बनाती थी। जैसे 40,000, सपोज दैट एक स्टेट है मध्य प्रदेश में 10,000 लोगों ने मनरेगा के तहत अप्लाई किया। तो ये क्या कहते हैं, ये बजट बना के केंद्र सरकार को भेजती थी स्टेट, है ना, इसको बोलते हैं स्टेट लेबर बजट, है ना। और इसी के तहत तो कि इस साल 10,000 लोगों ने मनरेगा के तहत काम मांगा है, और वो बजट जाता केंद्र सरकार के पास में, फिर केंद्र सरकार यहाँ पे एलोकेट करती थी फंड। अब सरकार ने क्या किया, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ये बॉटम अप एलोकेशन की जगह आप टॉप डाउन नॉर्मेटिव एलोकेशन अपलाया। केंद्र सरकार ने कहा कि अब ये नॉर्मेटिव बेसिस पर आपको एलोकेशन मिलेगा, यानी यहाँ पे कुछ शर्तें रखती हैं केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने क्या शर्तें रखी वो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसके रिकमेंडेशन पर, उसने जो रिकमेंड किया है उसके बेसिस पर स्टेट को फंडिंग होगी। यानी सारी स्टेट को, सभी स्टेट को एक जैसी फंडिंग नहीं रहने वाली। वहाँ पर क्या होगा, कुछ क्राइटेरियाज फिक्स किए गए हैं, उन क्राइटेरियाज के आधार पर अब आपको फंडिंग होने वाली। स्टेट को मन मर्जी एक जैसी नहीं चलने वाली है। दूसरा है यहाँ पर न्यू रूल्स अंडर बीबीजी रामजी स्कीम। यहाँ पर कुछ 8 ड्राफ्ट रूल्स और यहाँ पर इस स्कीम के अंतर्गत सरकार ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं। ये हमारे लिए जानना नहीं, ग्रीवांस रिड्रेसल रूल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रूल, ये सच हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखते हैं ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड टू रिप्लेस जॉब कार्ड। अब एक नए तरह का ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जैसे हमारा पैन कार्ड होता है ना, आइडेंटिटी कार्ड होता है, वैसे ही अब यहाँ पर ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसने जो मनरेगा जॉब कार्ड था उसको रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देयर मनरेगा जो अभी अब प्रॉब्लम ये है आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि मनरेगा जो जॉब कार्ड है इनका क्या होगा फिर। अब इन देखिए, जिनके पास मनरेगा जॉब कार्ड है, वंस रिन्यूड एंड वेरीफाइड थ्रू ई-केवाईसी बिल रिमेन वैलिड फॉर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर द बीबीजी रामजी। एक बार अब जो मनरेगा कार्ड है इनको अभी रिन्यू किया जाएगा और वेरीफाई किया जाएगा ई-केवाईसी के माध्यम से, और ये तब तक वैलिड रहेगा जब तक कि ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड स्टेट गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड नहीं कर देती है, तब तक ये उनके पास रहने वाला है ना। दिस अरेंजमेंट विल कंटिन्यू अंटिल स्टेट गवर्नमेंट इश्यू ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड अंडर द न्यू लॉ। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जब तक उनको जो ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड बीबीजी रामजी एक्ट के अंतर्गत इनको इशू नहीं कर देते, तब तक मनरेगा जॉब कार्ड ही उनके पास रहने वाला है। बट शर्त यहाँ पर यह है कि इनका वेरिफिकेशन होगा, इनको रिन्यू किया जाएगा ई-केवाईसी के थ्रू, राइट। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि ये सिस्टम है, द बेनिफिशियरी माइग्रेशन फनल है, लेजेसी स्टेटस एग्जिस्टिंग मनरेगा जॉब कार्ड है, जो इनका वेरिफिकेशन होगा यहाँ पर ई-केवाईसी के माध्यम से। मैंडेटरी रिन्यूअल एंड वेरिफिकेशन बाय ई-केवाईसी, मैंडेटरी है ये, तभी उनको जॉब मिलेगा। यहाँ पर ट्रांजिशनल वैलिडिटी, यहाँ पर जो कार्ड रिमेन वैलिड फॉर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर द न्यू बीबीजी रामजी एक्ट ड्यूरिंग द एंटरिम पीरियड, है ना, या जब तक स्टेट गवर्नमेंट उनको ये जॉब कार्ड प्रोवाइड नहीं कर देती है तब तक ये वैलिड रहने वाला है। और ये जो नया कार्ड बनेगा ग्रामीण, है ना, इसमें क्या करेंगे, ग्राम पंचायत हैं इशू न्यू द ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड। यानी राज्य सरकार जो ग्राम पंचायत हैं, जो पंचायत के हेड हैं, उनको ये कार्ड देंगी और वो इस ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड को सबके बीच में यहाँ पर इश्यू करेंगे, यानी जितने लोगों के जो कार्ड मांगे बने हुए हैं उनको ये इशू करेंगे यहाँ पर, और ये 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। फिर इनका रिन्यूअल होगा और वेरिफिकेशन होगा, है ना। तो आपको याद ये भी रखना है कि जो ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड न्यू बनने वाले हैं बीबीजी रामजी एक्ट के तहत, वो 3 साल के लिए वैलिड रहने वाले हैं। फिर उसके बाद रिन्यूअल होगा, उनका वेरिफिकेशन होगा, है ना। अब यहाँ में इश्यू कौन करे, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड टू एन अडल्ट मेंबर ऑफ एवरी रूरल हाउस होल्ड बिलिंग टू अंडरटेक अनस्किल्ड वर्क। जो भी अडल्ट व्यक्ति है, किस अडल्ट मतलब 18 साल से ऊपर की जिसकी एज हो गई है, अगर वो काम करना चाहता है बीबीजी रामजी एक्ट के अंतर्गत, इस स्कीम के अंतर्गत, उसको ये कार्ड दिए जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब देखेंगे, इट ऑल्सो हैज़ प्रोविजन फॉर द इश्यूएंस ऑफ स्पेशल ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड टू। अब यहाँ पर और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ऐड ऑन की गई है, वो है कि यहाँ पर कुछ स्पेशल कार्ड भी यहाँ पर जारी किए जाएंगे, यानी स्पेशल ग्रामीण रोजगार कार्ड भी इशू किए जाएंगे। किसके लिए, जो सिंगल विमेन हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो डिसेबल्ड लोग हैं, है ना,
पर्सन अबव 60 ईयर्स, 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए। यहाँ पर रिलीज्ड बॉन्डेड लेबर्स, जो बॉन्डेड लेबर्स हैं वो कहीं से रिलीज होकर उनको, पर्सन बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो पीबीटीजी ग्रुप्स के जो ट्राइबल ग्रुप्स के जो लोग हैं उनको, ट्रांसजेंडर पर्सन अगर इसके अंतर्गत काम करने चाहते हैं तो उनको भी ये कार्ड मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, ठीक है, सिंगल वेमन के लिए ऐसा कार्ड है, सपोज दैट है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के अलग कार्ड होगा, सिटीजन एज्ड 60 प्लस इनके लिए अलग से कार्ड, रिलीज्ड ऑफ बॉन्डेड लेबर, पर्टिकुलरली वनेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके लिए ऐसा कार्ड होगा, और ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल के लिए ऐसे। तो ऐसे कलर कोडेड यहाँ पर कार्ड भी अलग कैटेगरीज के लोगों के लिए रिलीज किए जाएंगे, दिए जाएंगे यहाँ पर। इससे क्या होगा, इंक्लूसिविटी बढ़ती है ना, यानी अब इस स्कीम के अंतर्गत हमने सभी को यहाँ पर इंक्लूसिव तरीके से कवर किया है। ये जो ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड है, जैसे मैंने बताया, विल बी वैलिड फॉर 3 years आफ्टर विच इट मे बी रिन्यूड अपॉन वेरिफिकेशन के माध्यम से इसको रिन्यू किया जा सकता है। ये 3 साल के लिए वैलिड रहने वाला है। अब यहाँ पर बात करते हैं नॉर्मेटिव एलोकेशन टू स्टेट। नॉर्मेटिव एलोकेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि 16th फाइनेंस कमीशन के जो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन है ना, रिकमेंडेशन इसके दिए जाएंगे, इसके बेसिस पर यहाँ पर स्टेट को जो नॉर्मेटिव एलोकेशन किया जाएगा फंड का, वो इस बेसिस पर रहने वाला है यहाँ पर, यानी कुछ कंडीशन होंगी, कुछ शर्तें होंगी यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए, ये स्कीम जो है, अब पहले जो मनरेगा स्कीम थी वो सेंटर सेक्टर स्कीम थी, अब ये क्या शिफ्ट हो गई है यहाँ से सेंटर सेक्टर स्कीम से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फ्रेमवर्क की तरफ। सेंटर सेक्टर स्कीम का मतलब होता है कि ऐसी स्कीम जहाँ पर 100% जो फंडिंग है वो केंद्र सरकार की तरफ से आती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब है कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कुछ शेयरिंग रहने वाली है। तो ये जो स्कीम है अभी सेंटर सेक्टर स्कीम से क्या हुआ है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गई, शिफ्ट हो गई, रिफ्लेक्ट द इनहेरेंटली लोकल नेचर ऑफ द रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड एसेट क्रिएशन, है ना। अब यहाँ पर स्टेट को एक तो कॉस्ट भी बियर करने पड़ेगी, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी यहाँ पर स्टेट को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होगा ना कि बहुत सारा करप्शन जो होता है वो मिनिमाइज हो जाए इसके माध्यम से, क्योंकि सरकार, स्टेट गवर्नमेंट अभी तक कॉस्ट बियर नहीं करती तो कुछ भी चल रहा होता, बट अभी क्या होगा यहाँ पर कि कॉस्ट बियर करेगी स्टेट, लेकिन उसको लेके कुछ चैलेंजेस हैं, हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर स्टेट के ऊपर अब क्या है, एक तो कॉस्ट बर्डन है, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, क्योंकि नॉर्मेटिव एलोकेशन होने वाला है यहाँ पर। इसकी वजह से प्लानिंग इज ग्राउंडेड इन रीजनल रियलिटी थ्रू ग्राम पंचायत प्लान। ग्राम पंचायत प्लान के थ्रू जो रीजनल रियलिटीज रहेंगे उनके बेसिस पर प्लानिंग की जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पर स्टैंडर्ड सेट करती रहेगी बार बार, और ये गाइड करने का काम करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है, न्यू बेस रेट फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स। Center has notified base rates for unskilled manual workers under the बीबीजी रामजी एक्ट 2025। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है, ये पावर कहाँ से मिला, सेक्शन 10 बीबीजी रामजी एक्ट है, उसका जो सेक्शन 10 है ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू स्पेसिफाई द बेस रेट फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क प्रोवाइड अंडर द। अब देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखने वाली बात यह है कि जो बेस रेट्स रहती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट इस क्या करती है, यहाँ पर डिसाइड करती है, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट बेस रेट डिसाइड नहीं करती है। दूसरी बात, यहाँ पर जो होगा बेस रेट्स होंगे हर एक स्टेट में डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे महाराष्ट्र में अलग हो सकती है ना, मध्य प्रदेश में अलग होगी, नागालैंड में अलग हो सकती है, गोवा में अलग हो सकती है। तो बेस रेट क्या है, डिफरेंट हो सकते हैं यहाँ पर। एज पर द एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नोटिफाई डिफरेंट बेस रेट्स फॉर द डिफरेंट एरियाज। होप सो कि ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर बेस रेट इक्वल नहीं होती, एक जैसी नहीं होंगी, यहाँ पर डिफरेंट वेजेस रेट्स होते हैं डिफरेंट रीजन्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन देखा जाता है। हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में इन्फ्लेशन कम हो, गोवा में इन्फ्लेशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, महाराष्ट्र में इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, इसीलिए यहाँ पर बेस रेट अलग होती है डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग। The act also mandates that the base rate notified under the BBG Act law shall not be less than the prevailing wage rates as notified under section of the मनरेगा एक्ट। जो मनरेगा एक्ट के अंदर सेक्शन 6 है इस मनरेगा एक्ट के, इसके अंतर्गत जो बेस रेट थी, ये जो बेस रेट हैं बीबीजी रामजी एक्ट के अंतर्गत, ये इससे कम नहीं होंगे। यहाँ पर ये मैंडेट किया गया है, यानी इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे मनरेगा से
है ना। अब यहाँ पर जो डेली वेज है वो फिक्स की गई है 300 रुपये से लेके 409 रुपये अक्रॉस स्टेट, है ना। यानी 300 ये फ्लोर बेसिकली लीगल फ्लोर है, इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा हो सकता है। तो डिफरेंट स्टेट में जैसे सपोज दैट मध्य प्रदेश में 300 रुपये, महाराष्ट्र में हो सकता है कि 320 रुपये हो, गोवा में हो सकता है 340 रुपये हो, ऐसा होगा यहाँ पर देखेंगे, है ना। स्पेशल रेट्स फॉर RS 450 इन सर्टेन ग्रामीण पंचायत इन सिक्किम के लिए यहाँ पर क्या है देखिए, जो 450 यहाँ पे बेस रेट फिक्स किया गया है। यहाँ पर देखते हैं आप 300 लीगल फ्लोर दिया गया है यहाँ पे, यानी इससे नीचे नहीं होगा बेस रेट किसी भी स्टेट में। यही मनरेगा का बेस लाइन था बेसिकली, है ना। और ये अभी 300 से लेकर 409 स्टैंडर्ड डेली वेज रेट जो होगा रेंज होगा। ये 450 किसके लिए है, जो सिक्किम है उसमें कुछ ग्राम पंचायत है उनके लिए। होप सो कि ये चीज़ समझ में आई। अब यहाँ पर देखेंगे नॉर्थ नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ पर वेस्ट बंगाल, है ना, यहाँ पर जो बेस हाइक है वो 15% दिखाई देता है। जबकि जो साउथ के राज्य हैं जैसे कि कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर 3% बेस हाइट दिखाई देता है। यहाँ पर देखेंगे कि तो आपको एक चीज़ और याद रखना है प्रीलिम्स के लिए कि सभी राज्यों में एक जैसा बेस हाइक नहीं दिखाई देता है ना। बेस रेट जो है एक जैसा हाइक नहीं दिखाई, यहाँ 15%, ये जो रीज़न है यहाँ पे 15% हाई ग्रोथ दिखाई देती है बेस रेट इसमें, यहाँ पे 3% है ना। तो आपको ये चीज़ भी याद रखना है। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है, जो बेस जो डिसबर्समेंट ऑफ डेली बेस, यानी जो काम किया लोगों ने उसका पैसा कब मिलेगा, सीधी सी बात है। डिसबर्समेंट इसका कब होगा पैसे का, तो ये वीकली बेसिस पे रहने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के भीतर, नॉट लेटर देन फोर्टनाइट, यानी विद इन 15 डेज आपको उनका पैसा देना पड़ेगा, डिसबर्समेंट करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी कर दिया गया है यहाँ पर। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से उसको महीनों तक उसको लटका रखा है बेचारा, जो मजदूर है मनरेगा कार्ड वाले, उनको बेस उनका मिला ही नहीं, डिसबर्समेंट ही नहीं हुआ उसके उनके बेजेस का, है ना, यानी पेमेंट मिला ही नहीं। तो ये अभी यहाँ पर क्या कर दिया है, या तो आपको वीकली बेसिस पे देना पड़ेगा, है ना, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के भीतर आपको जो उसने काम किया उसका आपको डिसबर्समेंट करना पड़ेगा। अब देखिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इज इंटीग्रेटेड विद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थ्रू 4 प्रायोरिटी वर्टिकल। अब यहाँ पर 4 सेक्टर्स उन्होंने क्या किए हैं कि निर्धारित किए हैं कि जनरली इन्हीं 4 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा काम करना है। एक तो वाटर सिक्योरिटी थ्रू वाटर रिलेटेड वर्क्स, वाटर सिक्योरिटी पर बहुत ज़्यादा सरकार ने ध्यान दिया, यानी मनरेगा के तहत या बीबीजी रामजी एक्ट के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा काम जो मिलने वाला है वो वाटर सिक्योरिटी थ्रू वाटर रिलेटेड वर्क्स, है ना। दूसरा है कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है जैसे कि बिल्डिंग्स बनाना, है ना, आंगनबाड़ी जो केंद्र है उनके लिए, रोड कंस्ट्रक्शन है, नाली वगैरह है इनके लिए। लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करना है ना। स्पेशल वर्क फॉर मिटिगेट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, फॉरेस्टेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं उनको मिटिगेट करने के लिए स्पेशल वर्क भी एलोकेट किया जाए। ये 4 आपको याद रखना है, यहाँ पर 4 प्रायोरिटी वर्टिकल्स हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए वाटर रिलेटेड वर्क्स में क्या है, वाटर सिक्योरिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स, चेक्स, डैम्स, रिजुविनेशन ऑफ पॉन्ड्स, एफॉरेस्टेशन, ठीक है ना। यानी जो पॉन्ड पहले ख़त्म हो चुका अब उनका रिजुविनेशन करना है, पॉन्ड का कंस्ट्रक्शन करना है, चेक डैम्स बनाना है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे रूरल रोड्स, ग्रामीण पंचायत भवन, आंगनबाड़ी सेंटर्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एसेट, यहाँ पर ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में है। लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में है जैसे रूरल हार्ट्स है, फ्लड, फूड ग्रेन स्टोरेजेस है, वर्क शेड्स फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना, डेली इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर। स्पेशल वर्क्स में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में क्या कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन, फ्लड शेल्टर्स, एम्बार्कमेंट, फॉरेस्ट, फायर मैनेजमेंट, ये सभी के सभी इसके अंतर्गत। अब मनरेगा वर्सेस विकसित भारत जीबी जो एक्ट है इसके अंतर्गत क्या क्या डिफरेंस है सब हमने देखे। यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि 100 डेज बेस एम्प्लॉयमेंट था मनरेगा के अंतर्गत, यहाँ पर 125 डेज बेस एम्प्लॉयमेंट अंडर इसके अंतर्गत कितना है 125। यहाँ पर मल्टीपल स्कैटर्ड कैटेगरीज वर्क विद लिमिटेड स्ट्रेटेजिक फोकस, यहाँ पर 4 क्लियरली डिफाइंड प्रायोरिटी एरियाज है जैसे फोकस वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइवलीहुड एंड क्लाइमेट रेजिलेंस, जो हमने यहाँ पर बात की थी ऊपर
इन्हीं के बारे में, है ना। तो जो प्रायोरिटी एरियाज हैं ये 4 मेनली यहाँ पर हैं, ठीक है। नो एक्सप्लिसिट स्टैट्यूटरी पॉज विंडो, यहाँ पे कोई पॉज विंडो नहीं था 60 डेज का, ऐसा कुछ यहाँ पे 60 डेज का पॉज विंडो है, ठीक है। डिमांड बेस्ड फंडिंग थी यहाँ पर नॉर्मेटिव फंडिंग होने वाली है। ग्राम पंचायत प्लानिंग इज सेंट्रल, यहाँ पर इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशनलाइज का कन्वर्जेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग देखने को मिलेगी यहाँ पर, है ना। जैसे यहाँ पर और सिंपली 100 डेज, यहाँ पर 125 डेज, यहाँ पे 100% सेंटर बियर करता था फंड जो है फंडिंग बर्डन, यहाँ पे शेयर हो गया अभी। और यहाँ पे बॉटम अप बेस्ड स्टेट लेवल बजट के बेसिस पर यहाँ पे बजट एलोकेशन हो जाता है, रिसोर्स एलोकेशन। यहाँ पर टॉप डाउन नॉर्मेटिव एलोकेशन दिखाई देता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जॉब कार्ड सिस्टम क्या होगा, स्टैंडर्डाइज जेनरिक कार्ड, यहाँ पर टियर्ड कलर कोडेड ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड वैलिड फॉर 3 years ये मिलने वाले हैं, है ना। तो टियर्ड कलर कोडेड ग्रामीण रोजगार कार्ड यहाँ पर मिलने वाला। अब यहाँ पर बात करते हैं इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग अथॉरिटी कौन कौन सी हैं। तो सेंटर एंड स्टेट ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल बनाई जाएगी यहाँ पर। ये क्या करेगी, पॉलिसी गाइडेंस, रिव्यू, इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी, इन सब चीज़ों को देखेगी। फिर एक नेशनल एंड स्टेट स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी जो कि ड्राइव स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, कन्वर्जेंस एंड परफॉर्मेंस रिव्यू ये सब देखेगी। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है यहाँ पर, जो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ही करने वाले हैं, है ना। यानी ग्राम पंचायत वगैरह है, ग्राम पंचायत इम्प्लीमेंटिंग एटलीस्ट हाफ ऑफ द वर्क इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन एंड जो प्रोग्राम ऑफिसर होगा यहाँ पर, मैनेज प्लानिंग, कंप्लायंस, पेमेंट एंड ऑडिट, सोशल ऑडिट होगा यहाँ पे। ग्राम सभा प्ले अ स्ट्रेंथन रोल इन कंडक्टिंग सोशल ऑडिट्स हैं। अब यहाँ पे ग्राम सभा का भी रोल बढ़ाया है कि भाई सोशल ऑडिट में आपको भी शामिल होना है इस ऑफिसर के साथ में, जो एक डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एंड प्रोग्राम ऑफिसर होगा उसके साथ में, ठीक है ना। अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सोशल प्रोटेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। देखिए, द एक्ट इक्विप्स द सेंट्रल गवर्नमेंट विद क्लियर एनफोर्समेंट पावर टू इंश्योर कंप्लायंस विद प्रोटेक्ट पब्लिक फंड्स, है ना। अब ये ऑथराइज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू इम्प्लीमेंटेशन, सस्पेंड फंड रिलीज वेयर सीरियस इरेगुलरिटीज आर डिटेक्टेड एंड डायरेक्ट करेक्टिव और रेमेडियल मेजर्स टू एड्रेस डेफिशिएंसी। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जो कंप्लेंट आती हैं उनकी इन्वेस्टिगेट करेगी इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग, जो बेसिकली समय पर नहीं मिला उनको सस्पेंड कराए, उसके बेसिस पर यहाँ पे केंद्र सरकार ये सब देखने वाली है यहाँ पर, है ना। अब देखिए, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा यहाँ पे फॉर वर्कर्स, फंक्शनरीज एंड ट्रांजैक्शन, डिजिटल ई मास्टर रोल्स विल बी यूज्ड। यहाँ पे जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज होगा यहाँ पे, जियो रेफरेंसिंग, सैटेलाइट इमेजरी एंड डिजिटल मैपिंग फॉर वर्क साइट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग। यहाँ पर अब जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, है ना। यहाँ पर सैटेलाइट इमेजनरी का यूज़ किया जाएगा, जहाँ पर जो काम हुआ है कि सही में हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन एंड डैशबोर्ड बेस्ड सिस्टम फॉर विजिबिलिटी ऑफ डिमांड डिप्लॉयमेंट, एंड मोबाइल के माध्यम से यहाँ पर जो काम हुआ है रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी उसकी कि सही में काम हुआ है ना। यहाँ पर फोटो वगैरह से अपलोड करनी पड़ेंगे। प्रोएक्टिव पब्लिक डिस्क्लोजर रहेगा, यानी यहाँ पे इनको डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा वीकली बेसिस पे, वीकली डिजिटल एंड फिजिकल डिस्क्लोजर ऑफ की मैट्रिक्स एंड मास्टर रोल्स एंड पेमेंट्स, इन सब का क्या करना पड़ेगा, वीकली बेसिस पे इनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्ट ऑल्सो एस्टेब्लिश अ कॉम्प्रहेंसिव ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क कन्वर्टिंग एवरी स्टेज इम्प्लीमेंटेशन, जैसे इट इनेबल्स द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज किया जा रहा है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, थंब वगैरह लगाना पड़ेगा सभी जितने भी वर्कर्स होंगे, जो है ना एम्प्लॉयज़ होंगे, जो ठीक है ना फंक्शनरीज हैं उनके लिए। और आइडेंटिफाई रेगुलेटरी इजीली सपोर्टेड बाय सेंटर एंड स्टेट स्टीयरिंग कमेटी, है ना। तो ये यहाँ पर अब देखिए जीपीएस एंड मोबाइल बेस्ड मॉनिटरिंग वर्क, यहाँ पर ये देखने को फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए रियल टाइम एमआईएस डैशबोर्ड बनना, है ना। एंड वीकली पब्लिक डिस्क्लोजर एंश्योर पब्लिक विजिबिलिटी एंड सोशल ऑडिट मैंडेट एट लीस्ट वंस एवरी 6 months। यहाँ पर सोशल ऑडिट मैंडेटरी कर दिया गया है कि हर एक 6 महीने के भीतर कम से कम एक बार सोशल ऑडिट होना ही होना है ना। 2 बार हो 3 बार हो सकता है, बट एक बार कम से कम सोशल ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए, बात करते हैं नाउ हम इवोल्यूशन ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया, कैसे इवॉल्व होता है रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भारत में। सबसे पहले बात करते हैं 1960s और 70s में। यहाँ पे एडहॉक प्रोग्राम चलाया गया, रूरल मैन पावर प्रोग्राम एंड क्रैश स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट। ये स्टार्ट होता है 1967
60 से 71। फिर 1977 में स्टैट्यूटरी राइट इंट्रोड्यूस, महाराष्ट्र में सबसे पहले आया महाराष्ट्र इम्प्लीमेंट गारंटीड एक्ट इंट्रोड्यूस द राइट टू वर्क कॉन्सेप्ट, ये महाराष्ट्र में सबसे पहले। फिर 1980s और 90s में आया NREP, NRLEP, इसको मर्ज कर दिया गया था जवाहरलाल रोजगार योजना 1993। फिर बाद में इसको बदल के संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आया 1999 में। फिर बाद में आता है ये इनेक्टमेंट ऑफ मनरेगा 2005 में, और अभी आप देखेंगे तो इनेक्टमेंट ऑफ BVG रामजी स्कीम। तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एवोल्यूशन मिलता है या इसके रिगार्डिंग, ठीक है ना। ये पूरा डिटेल में यहाँ पर लिखा है, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिसी बेसिस। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिसी बेसिस है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड DPSP की। तो आर्टिकल 338 सोशल जस्टिस की बात करता है यहाँ पर। आर्टिकल 39 ए राइट टू लाइवलीहुड की। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क की बात करता है। आर्टिकल 43 लिविंग वेज एंड आर्टिकल 46 वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन। तो ये क्या है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं DPSP, इन्हीं के बेसिस पर क्या करती है सरकारें, जो भी स्कीम्स फॉर्म करती हैं जनरली इन्हीं को ध्यान में रखकर करती हैं कि लोगों को राइट टू वर्क मिले, लिविंग वेजेस हों, है ना। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, जैसे कि SDG 1 है नो पॉवर्टी, SDG 2 जीरो हंगर, SDG 8 है डिसेंट वर्क, एंड 10 है रिड्यूस इनइक्वालिटी, है ना। इसका सिग्निफिकेंस क्या है अगर हम देखें तो इस स्कीम का, तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें, आर्थिक परिदृश्य से अगर इसको देखते हैं तो हायर गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, पहले से बढ़ा के मिला है, चूंकि इंक्रीज रूरल परचेजिंग पावर। इससे क्या होगा, जो रूरल परचेजिंग पावर है, लोगों के पास अगर पैसा ज़्यादा होगा तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, यानी खरीदने की जो शक्ति है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे बात, पैसा ज़्यादा होगा तो खरीदेंगे भी ज़्यादा। बूस्ट लोकल इकोनॉमी, जो लोकल इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगा, प्रोडक्टिव एसेट क्रिएशन होगा इससे। सोशल अगर देखें तो क्या बेनिफिट है इसका, सपोर्ट फॉर वनरेबल ग्रुप, जो वनरेबल ग्रुप है उनको सपोर्ट है। रिडक्शन इन डिस्ट्रेस माइग्रेशन, जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन होता है, फोर्सफुल माइग्रेशन होता है, लोग काम के लिए शहरों की तरफ माइग्रेट करते हैं, ठीक है ना, रोजगार के लिए, ये इसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन है, रूरल लाइवलीहुड सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव बेटर टारगेटिंग, डिजिटल वेरिफिकेशन थ्रू EKYC, इम्प्रूव्ड ट्रांसपेरेंसी, है ना, और स्ट्रॉन्ग ग्रीवांस मैकेनिज्म, है ना। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है इसके, हायर एम्प्लॉयमेंट गारंटी, यहाँ पे इंक्रीज वर्क फ्रॉम 100 to 125 डेज, तो ये हायर एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिला है। बेटर इंक्लूजन है, अभी इसमें इस स्कीम में सभी लोगों को इंक्लूसिव तरीके से इसमें इंक्लूड किया गया है, जैसे कि स्पेशल ग्रामीण रोजगार कार्ड, इम्प्रूव एक्सेस फॉर पर्सन विद द डिसेबिलिटी, यानी जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको भी यहाँ पर रोजगार मिलेगा। मनरेगा के तहत ऐसा नहीं था कि भैया डिसेबल्ड लोगों को भी काम दिया जाता है, जनरली लोग अवॉइड करते हैं, एल्डर लोगों को काम नहीं देते थे, महिलाओं को अवॉइड करना, PBTG जिससे है ना, ट्रांसजेंडर्स लोगों को, तो इनके साथ क्या है, इनको इंक्लूड किया गया है। तो बेटर इंक्लूजन दिखाई देता है यहाँ पर। बेटर फिजिकल प्लानिंग दिखाई दे, नॉर्मेटिव एलोकेशन में रिड्यूस आर्बिट्ररी फंड रिलीज, जो आर्बिट्ररी तरीके से फंड का रिलीज करते थे, है ना, जैसे सेंटर ने स्टेट को कर दिया, स्टेट करी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी हर्डल्स पैदा करती, तो यहाँ पर बेटर फिजिकल प्लानिंग होगी। अब आपको वीकली बेसिस पे नहीं तो 15 दिन के भीतर आपको यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा। और नॉर्मेटिव एलोकेशन है, यानी कुछ क्राइटेरियाज के आधार पर ही आपको यहाँ पे एलोकेशन मिलेगा। एग्रीकल्चर लेबर प्रोटेक्शन यहाँ से मिलेगा, यानी जो शॉर्टेज होती थी एग्रीकल्चर लेबर की जो कटाई के दौरान, बुवाई के दौरान, अब वहाँ पर ये सब नहीं दिखाई देगा क्योंकि 60 डेज का पॉज लगा हुआ। हायर वेज रेट्स हैं यहाँ पे, है ना, तो ये भी देख। कंसर्न क्या है, आप देखो यहाँ पर वीकनिंग एम्प्लॉयमेंट गारंटीज। अब देखो 60 डेज का जो पॉज लगा हुआ है, इससे क्या होगा, डाइल्यूट द गारंटीड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्पेशली वेयर एग्रीकल्चर वर्क इज अनअवेलेबल। अब सपोज दैट कुछ ऐसे एरियाज होंगे भारत में जहां पर एग्रीकल्चर वर्क है ही नहीं, तो ये 60 डेज का जो पॉज लगाया गया है, इससे तो कई लोगों को नुकसान होगा यहाँ पर। तो ये सरकार को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि जहां ऐसी स्थिति है जहां एग्रीकल्चर वर्क नहीं है, सपोज दैट जहां खेती ही नहीं हो रही है, तो वहां पर इस पॉज को नहीं लगाना चाहिए, है ना। यहाँ पर दूसरा है इंक्रीज्ड स्टेट बर्डन। अब यहाँ पर बहुत से जो 40% का जो बर्डन है, कंट्रीब्यूशन है, स्टेट को यहाँ पर पे करना पड़ेगा। जो पुअर स्टेट है वो फाइनेंस मतलब कैसे करेंगे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी अच्छी नहीं है, तो इससे क्या होगा कि बहुत कम लोगों को फिर जॉब कार्ड दिए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किए जाएंगे इसके अंतर्गत। ये भी देखने को मिल सकता है क्योंकि स्टेट को 40% पियर करना पड़ेगा। अब उनका जो बजट है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, यहाँ पे एलोकेशन करना पड़ेगा स्टेट को। अब यहाँ पर होगा क्या कि अगर 40% यहाँ पे स्टेट देती है, सपोज दैट
तो बहुत सारी स्कीम जो वेलफेयर स्कीम स्टेट गवर्नमेंट चलाती हैं उनको प्रॉब्लम होने लगी। बहुत सारी स्टेट अभी स्ट्रेस्ड हैं, मतलब फाइनेंशियल, जैसे पंजाब है, केरला है, ये इनके ऊपर कर्जा बहुत है, डेब्ट बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये कैसे एलोकेट करेंगे। बहुत सारी और भी पुअर स्टेट हैं उनको लेके ये चैलेंज है। सेंट्रलाइजेशन देखते हैं, अर्लियर लेबर डिमांड डिटरमाइंड एलोकेशन, नाउ नॉर्मेटिव एलोकेशन डिटरमाइंड बाय द सेंटर में रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी में रिडक्शन देखने को मिल सकता है। सेंट्रलाइजेशन possible fiscal inequalities, better off state may implement the scheme effectively whereas poor state could face a shortage। अब क्या होगा कि जो पुअर स्टेट होंगे उनको वो कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। जो बेल ऑफ स्टेट्स है, यानी जो थोड़ा अमीर स्टेट है, वो तो इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो पुअर स्टेट हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ शॉर्टेज देखने को मिल सकता है। खासकर महिलाओं को लेकर रोजगार में कमी दिखाई दे सकती है इसमें। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी है, न्यू रजिस्ट्रेशन, KYC रिन्यूएबल एवरी 3 years एंड ट्रांजिशन में इन इनिशियली स्लो इम्प्लीमेंटेशन, ये थोड़ा सा हर्डल्स आ सकते हैं यहाँ पर, है ना। और रिस्क टू डिमांड ड्रिवन नेचर, ठीक है ना। जब मनरेगा वॉज फंडामेंटली डिमांड ड्रिवन, नॉर्मेटिव एलोकेशन कोड पोटेंशियली कैप एम्प्लॉयमेंट डिमांड। तो यहाँ पर मनरेगा क्या है, ये डिमांड ड्रिवन थी। अब यहाँ पर ये जो न्यू स्कीम आई है वो नॉर्मेटिव एलोकेशन की बात करती है। तो ये प्रॉब्लम, जैसे चैलेंजेस हैं, टाइमली बेस्ड पेमेंट का अपने यहाँ इशू है, भारत में दिखाई देता है। डिजिटल एक्सक्लूजन है अभी भी, है ना। लोग डिजिटली अभी इंक्लूजन नहीं है, उनका एक्सक्लूजन दिखाई देता है। फंडिंग कॉन्स्टेंट फॉर स्टेट, स्टेट के लिए जो फंडिंग है उसमें कॉन्स्टेंट दिखाई देते हैं, क्योंकि स्टेट उन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो उनको डिसवर्स नहीं किया जाएगा, है ना, एलोकेशन नहीं होगा केंद्र की तरफ से। मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी, प्रिवेंटिंग करप्शन, है ना। और ये करप्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है मनरेगा के रिगार्डिंग। होप्सो कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा कि करप्शन बहुत हद तक दिखाई देता है मनरेगा में। इफेक्टिव ग्रीवांस रिड्रेसल, कैपेसिटी ऑफ ग्राम पंचायत, मॉनिटरिंग आउटकम्स इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिचर, ये सब चीज़ें। इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इंश्योर टाइमली बेस पेमेंट। एक तो टाइमली बेस पेमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो सरकार ने इसमें कहा है कि भाई आपको विद इन वीक और नहीं तो फोर्टनाइट यानी 15 दिन के भीतर में बेस आपको इंश्योर करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, डिस्पर्स करना पड़ेगा। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्रीकल्चर पॉज बेस्ड ऑन लोकल क्रॉपिंग पैटर्न्स, है ना। जो लोकल क्रॉपिंग पैटर्न्स रहते हैं उनके बेसिस पर यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है। जो एग्रीकल्चर पॉज लगाया गया है उसमें प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फिजिकली वीकर स्टेट, जो फिजिकली वीकर स्टेट्स हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथन सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट को स्ट्रेंथन करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, है ना। एक्सपेंडेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट एक्सक्लूडिंग वनरेबल वर्कर्स, है ना। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, जो वनरेबल सेक्शन है उनको इंक्लूड करते हुए, समाहित करते हुए। इम्प्रूव ग्राम पंचायत कैपेसिटी, ग्राम पंचायत की कैपेसिटी लोगों को क्या करना, स्किल्ड करना पड़ेगा। जो ग्राम प्रधान है उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सारी स्कीम्स के बारे में जानकारी हो, उनको स्किलिंग करनी पड़ेगी उनकी, है ना। Encourage convergence with agriculture, waterside development and climate resilience infrastructure and develop measurable outcomes indicators rather than the focusing solely on expenditure, right। तो ये टॉपिक हमने पूरा यहाँ पर डिस्कस किया। इसके क्या बेसिकली जो एलिमेंट्स हैं इस टॉपिक के वो सारे के सारे हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है एक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ फीचर ऑफ वीवीजी रामजी एक्ट 2025। तो पहला फीचर इसमें कौन कौन से वीवीजी रामजी एक्ट के फीचर्स हैं। सबसे पहले गारंटीज 125 डेज एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही। इंट्रोड्यूस ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड, ये भी सही है। और सेंटर बियर्स 100% बेस एक्सपेंडिचर, ये गलत है। प्रोवाइड स्पेशल एम्प्लॉयमेंट कार्ड फॉर वनरेबल ग्रुप, ये सही है। यानी यहाँ पर 3 को छोड़ तीसरा जो स्टेटमेंट है इसको छोड़ के सारे के सारे सही है, यानी आंसर इसका ए होगा, है ना। नेक्स्ट है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बीबीजी रामजी एक्ट 2025। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप लोगों को ये अगर ये पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम की, वहाँ से आप लोग पूरा पीडीएफ ले सकते हैं और आराम से इस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करने के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, राइट। तो बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस बनाए यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस के लिए, तो इन टॉपिक को आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम बीबीजी रामजी स्कीम विमेन एम्पावरमेंट की, है ना। ये कैसे विमेन एम्पावरमेंट को प्रोत्साहित करता है, ये स्कीम है विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एंड आजीविका मिशन है।
इसको लेके पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन वुमेन एम्पावरमेंट अगर हम देखें शॉर्ट में, तो हायर एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिलेगी। अब महिलाएं भी जो इसमें काम करेंगी उन्हें 100 दिन से 125 दिन का, तो ऑब्वियस सी बात है, इससे क्या होगा, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट एनहेंस हाउस होल्ड कंजप्शन, न्यूट्रिशन एंड चिल्ड्रंस एजुकेशन। अब जो महिलाएं 125 दिन का उनको काम मिलेगा, तो इससे क्या होगा कि हाउस होल्ड कंजप्शन बढ़ेगा, बच्चों को न्यूट्रियस फूड भी मिल सकेगा, बच्चों की एजुकेशन पे वो खर्च कर सकती हैं, है ना। तो ये यहाँ पर दिखाई देगा। लगभग एक महिला को एक साल में ये मान के चलिए कि आप यहाँ पर लगभग 30 से 35,000 40,000 रुपए का समथिंग ऐसा मिलने वाला है। विमेन एम्पावरमेंट डायमेंशन है, स्ट्रेंथन विमेन्स इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। विमेन का जो महिलाओं का इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है ये से बढ़ेगी। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल एंड एक्सप्लॉयटेटिव लेबर मार्केट। जो लेबर एक्सप्लॉयटेटिव इनफॉर्मल जो लेबर मार्केट है उस पर इनकी डिपेंडेंसी कम होगी महिलाओं की, है ना। तो ये एक्सप्लॉयटेशन कम होगा यहाँ पर। इंक्रीज्ड वेज रेट्स, डेली वेज हैव इंक्रीज्ड अक्रॉस स्टेट, हायर अर्निंग इम्प्रूव विमेन्स कंट्रोल ओवर हाउस होल्ड फाइनेंसेस में। इम्पैक्ट क्या होगा, बेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ग्रेटर बार्गेनिंग पावर विद इन अ फैमिली में उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़े। जब महिला सशक्त होती है अब इसी बात है, उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, उसको सुना जाता है ये सब। स्पेशल ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड मिलेगा यहाँ पर सिंगल विमेन पर्सन विद डिसेबिलिटी, है ना। तो इससे क्या होगा, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये टारगेट हाईली वनरेबल ग्रुप्स ऑफन एक्सक्लूडेड फ्रॉम लेबर मार्केट। यानी इसके अंतर्गत जो हाईली वनरेबल ग्रुप्स हैं जनरली उनको लेबर मार्केट से बाहर रखा जाता है, एक्सक्लूड करके रखा जाता है, वो भी इसके अंतर्गत समाहित किए गए हैं। तो इससे क्या होगा, इंप्रूव एक्सेस टू वेलफेयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, है ना। नेक्स्ट इसमें है प्रोडक्टिव एसेट क्रिएशन है ना, वाटर कंजर्वेशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट रेजिलेशन। अब वुमेन पर्टिकुलरली बेनिफिट्स बिकॉज इम्प्रूव्ड ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी, रिड्यूस अनपेड केयर वर्क, है ना। तो ये अपना में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं रहती। अगर ये होगा तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो महिलाओं को आज भी फेस करने पड़ते हैं, वो नहीं होंगे। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंसी दिखाई देती है, ठीक। तो ये सारे के सारे टॉपिक हमने यहाँ पर कवर किए हैं। नेक्स्ट है कंसर्न रिगार्डिंग विमेन एम्पावरमेंट, क्या क्या यहाँ पर कंसर्न है ये सब देखने को मिलता है यहाँ पर, राइट। तो अगर आपको ये इसके ये पूरा पीडीएफ चाहिए यहाँ पर, तो आप टेलीग्राम जो लिंक प्रोवाइड की जाएगी उसको ज्वाइन करिए और यहाँ पर इसको थॉरोली जाके एक बार पढ़िएगा, ठीक है ना। होप सो कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से समझ में आई होंगी। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर नेक्स्ट लेक्चर में कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको लेकर आते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।